नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय राजनीति में सब कुछ है, बस एक तराजू नहीं है जिस पर आप नैतिकता तौल सकें। चुनाव बाद की कोई नैतिकता नहीं होती। राज्यपाल के बारे में संविधान की जितनी धाराएं और उनकी व्याख्याएं हैं आप रट लीजिए। व्यवहार में राज्यपाल सबसे पहले अपनी पार्टी के हित की रक्षा करते बताए जाते हैं। यही हम कई सालों से देख रहे हैं, यही हम कई सालों तक देखते रहेंगे। राज्यपालों ने संविधान की भावना और आत्मा से खिलवाड़ न किया होता तो कर्नाटक, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में अदालत को राज्यपाल के फैसले पलटने नहीं पड़ते। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को जब चुनौती दी गई तब हाईकोर्ट ने वहां का कहा था कि लोग गलत फैसले ले सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या जज। ये कोई राजा का फैसला नहीं है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तब के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले में केंद्र सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट पार्टी जैसा व्यवहार कर रही है। गोवा और मणिपुर में मामला अलग है। राष्ट्रपति शासन का अलग संदर्भ होता है, सरकार बनाने के समय न्योता देने का संदर्भ अलग होता है। लेकिन टीवी पर एक अजीब सा तर्क सुना एक जानकार को कहते हुए कि गोवा के राज्यपाल ने बीजेपी को इसलिए भी बुलाया होगा क्योंकि बीजेपी के वोट शेयर अधिक थे। ये वो व्याख्या है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। सीटों के आधार पर तो सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाता है, मगर वोट शेयर का तर्क ये पहला है। तो आप सरकार बनाने के पक्ष में ताकत के दम पर नए नए तर्क सुनने के लिए तैयार रहिए। वोट शेयर को लेकर तर्क देने वालों से सावधान रहिए। कई बार कम वोट शेयर वाले को ज्यादा सीट मिल जाती है, तो क्या उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलेगा? जैसे गोवा में ही कांग्रेस को 28.4% वोट शेयर है, लेकिन सीट 17 है, मगर बीजेपी को उससे ज्यादा वोट शेयर है, मगर सीट है 13। मणिपुर में कांग्रेस का वोट शेयर है 35.1% और सीट है 28। बीजेपी का वोट शेयर है 36.3%, मगर सीटों की संख्या कांग्रेस से 7 कम है। गोवा में आम आदमी पार्टी को 6.3% वोट शेयर है, मगर एक भी सीट नहीं। लेकिन गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3.5% वोट है, लेकिन 3 विधायक हैं उसके। इस तर्क से कोई राज्यपाल बिना विधायक वाली आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता ना दे दे। पिछले 2 साल में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू करने के सरकार के तमाम तर्क अदालत में ध्वस्त हुए। दोनों जगहों पर सरकारें बहाल हुई। तब भी अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखा था कि राष्ट्रपति के फैसले और राज्यपाल की रिपोर्ट का बचाव किया, जो अदालत में गलत साबित हुआ। गोवा मामले में उन्होंने फिर इस बार ब्लॉग लिखा है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर गोवा के जनादेश चोरी करने के आरोप लगाए हैं, जो सही नहीं है। उनके अनुसार गोवा विधानसभा में बेनतीजा जनादेश आया, एक त्रिशंकु विधानसभा बनी। ऐसी स्थिति में पोस्ट पोल अलायंस होंगे ही बीजेपी एक गठबंधन बनाने में कामयाब रही और राज्यपाल के सामने 40 में से 21 विधायकों का समर्थन पेश कर दिया। वो खुद राज्यपाल के सामने पेश हुए और समर्थन पत्र सौंपा गया है। कांग्रेस ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में 21 विधायकों के दावे के सामने राज्यपाल 17 विधायकों के अल्पमत को न्योता नहीं दे सकते थे। ऐसी कई पुरानी नजीर है जो राज्यपाल के फैसले का समर्थन करती है। इसके आगे जेटली लिखते हैं कि 2005 में बीजेपी झारखंड की 81 में से 30 सीटें जीती थी। तब 17 विधायकों वाली जेएमएम के नेता शिबू सोरेन को उनके समर्थकों के साथ सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया, बीजेपी को नहीं। 2002 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 28 विधायक जीते, लेकिन राज्यपाल ने पीडीपी के 15 और कांग्रेस के 21 विधायकों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाया। 2013 में बीजेपी ने दिल्ली में 31 सीटें जीती, लेकिन आप के 28 विधायकों को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का न्योता दिया गया। जेटली के ये तर्क सही लगते हैं, मगर यह साफ नहीं कि उन तमाम उदाहरणों में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली राजनीतिक दलों ने क्या कहा था। क्या उन्होंने कहा था कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है? ये हम जानने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के दौर के ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे जो जेटली जी ने दिया। इसलिए नैतिकता का कोई पैमाना लागू नहीं होता, बशर्ते नैतिकता के लिए आप जिद कर रहे हो। गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री 2 क्षेत्रों से हार गए, उनके साथ 5 मंत्री हार गए, 13 विधायक बने हैं, जबकि कांग्रेस के 17। दोनों के पास सरकार बनाने के लिए 21 चाहिए। दोनों के पास यह संख्या गठबंधन से ही आ सकती थी। बीजेपी से उम्मीद की जा रही है कि वो नैतिकता का प्रदर्शन करेगी और अपनी हार स्वीकार करेगी, लेकिन कांग्रेस ने प्रयास क्यों नहीं किया? अब वो बीजेपी पर आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहती है? राज्यपाल को चिट्ठी भेजने की पहल कांग्रेस ने क्यों नहीं की? बीजेपी ने इस मौके को एक मौके के रूप में लिया और नितिन गडकरी को रातों रात दिल्ली से रवाना किया। गोवा में मौजूद दिग्विजय सिंह गोवा फॉरवर्ड पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों को साथ नहीं ला पाए।
सरकार बनाने की चुनौती कांग्रेस के पास बीजेपी से कम थी, मगर वो पेश नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बहुत से दावेदार थे, उसके टिकट पर 4 पूर्व मुख्यमंत्री जीत गए। तो क्या कांग्रेस के आंतरिक झगड़े का लाभ बीजेपी ने उठाया? कांग्रेस फंस गई? क्या कांग्रेस का नेतृत्व अपने नेताओं को संभाल नहीं पाया? यह संकट कांग्रेस का ज्यादा लगता है, बीजेपी का कम। कांग्रेस कहती है कि राज्यपाल ने नहीं बुलाया, सुप्रीम कोर्ट चली गई मगर उसे वहां से राहत नहीं मिली। जो बहस है वहां पर कांग्रेस टिक नहीं पाई, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में हार गई। कोर्ट ने कहा कि मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, लेकिन उन्हें गुरुवार तक विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करना पड़ेगा। कांग्रेस ने कोर्ट से कहा कि राज्यपाल ने बीजेपी को न्योता देकर असंवैधानिक काम किया है, क्योंकि सबसे अधिक सीटें उसके पास हैं। कोर्ट ने पूछा कि अगर संख्या थी तो आपको राजभवन के बाहर क्यों नहीं मार्च करना चाहिए था। अब इस पर बहस हो सकती है कि क्या राजभवन के बाहर मार्च करना अनिवार्य शर्त है। अगर किसी ने किसी दल को धरना देने से रोक दिया, मार्च करने से रोक दिया, तो क्या सरकार बनाने की उसकी दावेदारी खत्म हो जाएगी? इस बीच मनोहर पर्रिकर गोवा के चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। पर्रिकर ने 2 बार शपथ ली। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री की जगह मंत्री बोल दिया, लेकिन नितिन गडकरी के कहने पर दोबारा लौटे और शपथ ली। बिहार में लालू यादव के बेटे 2 बार शपथ लेनी पड़ी थी, तब बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया था। IIT से पास आउट पर्रिकर साहब से भी चूक हो जाती है। वैसे पर्रिकर ने करीब 4.25 लाख करोड़ के बजट वाले रक्षा मंत्रालय को छोड़ दिया 14,500 करोड़ के बजट वाले गोवा की कुर्सी संभालने के लिए। यह कम बड़ा त्याग नहीं है। उनके मंत्रिमंडल में बीजेपी के कम सदस्य हैं, गठबंधन के ज्यादा हैं। पर्रिकर के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली, इसमें से 2 बीजेपी के हैं, 3 गोवा फॉरवर्ड पार्टी के और 1 निर्दलीय मंत्री और 2 MGP के हैं। यानी समर्थन देने वाली पार्टियों के सभी सदस्यों को लगभग मंत्री बना दिया गया है। 3 सीटें जीतने वाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 100% विधायक मंत्री बन गए हैं। इसके नेता विजय सरदेसाई, जिनका एकमात्र लक्ष्य था बीजेपी की सरकार को हटाना, बीजेपी की सरकार में मंत्री पूरी पार्टी के साथ बन गए हैं। उनके इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। विजय सरदेसाई कभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, निर्दलीय विधायक बने, लेकिन इस बार अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे। हमारे सहयोगी प्रसाद काथे ने लिखा है कि उनके साथ कांग्रेस ने रणनीतिक समझदारी के तहत शिवाली में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसके कारण उस सीट पर बीजेपी के मंत्री दयानंद मांद्रेकर साहब हार गए। विजय सरदेसाई ने चुनाव प्रचार के दौरान मनोहर पर्रिकर पर जमकर हमले बोले, दलाल तक कहा। पर्रिकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सरदेसाई ने 1 मंत्री के बाद शपथ ली। बीजेपी के मंत्री को हराने वाला बीजेपी की सरकार में मंत्री बन गया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने अक्टूबर 2016 में 6 पॉइंट का एजेंडा जारी किया था, जिसका मकसद था मौजूदा बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाना, गोवा की नदियों का राष्ट्रीयकरण करना, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में 80% आरक्षण देना। नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 80% आरक्षण की मांग डोनाल्ड ट्रंप को भी प्रेरित कर सकती है। बीजेपी की पुरानी सहयोगी महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 3 में से 2 विधायक मंत्री बन गए हैं, लिहाजा पर्रिकर सरकार को बहुमत साबित करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी नैतिकता के कारण गोवा में हारने के बाद बीजेपी को सरकार बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था, तो उसी ज्ञात अज्ञात नैतिकता के कारण बहुमत से दूर रह गई कांग्रेस को भी मणिपुर में सरकार बनाने के लिए हल्ला नहीं करना चाहिए। मणिपुर में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी बनकर उभरी है, मगर उसे भी बहुमत नहीं है। मणिपुर की राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि बीजेपी के पास संख्या है और बीरेन्द्र सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। बीरेन्द्र सिंह 3-4 महीना पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए। इतने कम समय में कांग्रेस से बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री बनने वाले वे शायद पहले नेता होंगे। बीरेन्द्र सिंह 2002 में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी से पहली बार विधायक बने, जिसका कांग्रेस में विलय हुआ। 2007 और 12 में वे कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक बने और मंत्री भी। 2017 में वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। असम में कांग्रेस से आए हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में सरकार में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी के पूर्वोत्तर में सरकार बनाने में एक अगुवा नेता है। मणिपुर और अरुणाचल के उदाहरण से साफ है कि कांग्रेस के नेताओं का भविष्य बीजेपी में अच्छा है। जिस तालाब में कमल खिल रहा है उसी में हाथ भी धुल रहा है। उत्तराखंड में सोनिया कांग्रेस और सोनिया बीजेपी का नारा था, मगर कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले 14 में से 12 विधायक बन गए। कांग्रेस के लिए बीजेपी में काफी अच्छा स्कोप है, वो आगे से ध्यान रखें, बीजेपी नेताओं से संपर्क में रहें। गोवा और मणिपुर को लेकर हम बात करेंगे कि क्या राज्यपाल ने कांग्रेस के साथ नाइंसाफी की है या वही किया है जो उन्हें संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों से करने को कहा गया है। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है AR कोहली साहब। आप 2001 से लेकर 2006 के बीच मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। फैजान मुस्तफा साहब हैं, आप VC हैं नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ।
हैदराबाद के। फैजान साहब, पहला सवाल आप ही से करना चाहता हूं कि जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मुंबई केस से लेकर तमाम आदेशों में बहुत हद तक प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं, क्या सरकार बनाने के लिए किसे न्योता दिया जाए, इस बारे में राज्यपालों के लिए प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं या विवेकाधीन अधिकार उनके सबसे ऊपर हैं? रवीश, आपने आज के प्रोग्राम को शुरू करते हुए संवैधानिक नैतिकता की तरफ इशारा किया। अब ये जो संवैधानिक नैतिकता है, ये संविधान की भी नैतिकता है और लोगों की भी नैतिकता है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि राज्यपाल को ही ये नैतिकता निभानी है। अब जो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोमाई के केस में जिक्र किया, उसमें साफ लिखा है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया है कि आप मेजॉरिटी पार्टी के दल को बुलाएं, अगर साफ मेजॉरिटी नहीं है तो सबसे पहले प्री पोल अलायंस जिनका हो उनको बुलाइए। हाँ। अगर प्री पोल अलायंस वाले लोग अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाइए। हाँ। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाले नहीं है तो पोस्ट पोल अलायंस जो हुआ है उनको बुलाइए। और चौथी चीज सरकारिया कमीशन ने कही, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में एसआर बोमाई में लिख दी, कि फिर पोस्ट पोल अलायंस ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ लोग बाहर से समर्थन दे रहे होंगे, कुछ अंदर होंगे। इसलिए ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझता हूं कि वैसे तो ये राज्यपाल के डिस्क्रिशन का मैटर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, लेकिन कोई भी डिस्क्रिशन आर्बिट्ररली एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। जो राज्यपाल की संतुष्टि होनी चाहिए वो राज्यपाल की अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि का बात नहीं हो रही है, संवैधानिक संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक है। और संवैधानिक संतुष्टि होने के लिए रवीश, ये जरूरी है कि ये लगे कि जस्टिस किया ही नहीं गया। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। तो इस केस में कांग्रेस की डिमांड इस हद तक जायज है कि कम से कम हमसे फोन पे बात कर लेते, कम से कम हमसे ये पूछ लेते कि क्या आप सरकार बनाने का कोई प्रयत्न करना चाहते हैं। यहां ये हुआ कि जैसे ही बीजेपी ने आनन फानन में उनको लिस्ट दी, और ये बात आपकी सही है कि सरकार बनाने की जल्दी में बीजेपी डेफिनेटली कांग्रेस से आगे निकल गई। शायद कांग्रेस को यूपी की हार और उत्तराखंड की हार का ऐसा सांप सूंघा हुआ था कि वो मणिपुर और गोवा की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन मैं तब भी समझता हूं कि इस केस में कम से कम बात कर लेनी जरूरी थी कांग्रेस से, जबकि उनका फैसला बीजेपी को सरकार बनाने का मैं समझता हूं संविधान के हिसाब से शायद ठीक है। कोहली साहब, जो इन्होंने कहा इस पर ऐसा है रवीश जी, पहले राजनीति को तो एक तरफ कर दीजिए, इलेक्शन की बात की जाए। चुनाव में 40 लोग गोवा की विधानसभा में आ गए हैं। ये जनता का चॉइस है, उनका निर्णय है। अब 40 लोगों ने सरकार बनानी है, सरकार बहुमत की होगी। वो किन्हीं 21 आदमियों को चुन के लेके सामने आ जाए गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। ये कभी नहीं होगा कि राज्यपाल इसमें इनिशिएटिव ले, उसका काम ही नहीं है। क्या राज्यपाल का, कोई राज्यपाल का कहीं इनिशिएटिव नहीं आएगा। मैं एक बार फिर स्पष्ट अपने जो भी लीडर, सुनिए, इस पॉइंट पर रुकता हूं, अपने दर्शकों के लिए पूछ लूं कि जैसे अभी फैजान साहब ने कहा कि कम से कम एक बार राज्यपाल को फोन करना चाहिए, कहीं फोन ये नहीं आपका करेगा। काम अगर राज्यपाल ये करने जा रहा है, वो उसकी स्थिति क्या होगी वो भी मैं बता दूंगा। तो मतलब पहले तो ये है कि ये इनिशिएटिव जो है सरकार बनाने का काम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही है, उन्होंने ही सरकार बनानी है। राइट। और वो चुनेंगे भी कौन से लोग हैं और कौन उनका लीडर है। इसमें अगर पहला काम जो होता है वो हर पार्टी अपना एक नेता चुनती है, और वो नेता चुनते वक्त उनको कहती है कि ये हमारा नेता होगा। अब आप कहो कि भाई 40 आदमी आए, तो 40 आदमियों ने 21 में मिलके मनोहर पर्रिकर को अपना नेता चुन लिया, चले गए राज्यपाल के पास। अगर राज्यपाल नहीं बुलाएंगे तो क्या ये स्पष्ट है कि जिसको सरकार बनानी है उसको राज्यपाल के पास जाना है? उसी को राज्यपाल के पास जाना है। दे टेक ए क्लेम बिफोर द गवर्नर। तो अगर कोई मान लीजिए सर दोनों को बराबर सीट है और दौड़ के जो पहले राजभवन के गेट पे पहुंच जाए तो उसका दावा होगा? तब राज्यपाल ये कहेगा कि आपके पास बहुमत कहां है।
अगर मान लो 20-20 आते, अब जैसे मिजोरम में ये केस हो गया, 20 लोग जो थे वो, मान लीजिए कि इनके पास भी दावा और कांग्रेस के पास भी दावा, दोनों दौड़ के राजभवन जा रहे हैं, बीजेपी वाले पहले वो पहुंच गए। ठीक है, तब वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। 20-20 हैं तो वो स्थिति नॉर्मली आती नहीं है, ये हमने देखा है। 19 हो जाती है, 18-22 हो जाती है। आज तक वो कोई केस ऐसा नहीं आया। मिजोरम में 20 हुए थे, अपोजिशन में बाकी 20 थे, लेकिन उसमें से इंडिपेंडेंट जो कहते थे वो डिफर कर रहे थे, इसलिए वहां ये हुआ नहीं है। ठीक, मैं ये बता दूं आपको। ठीक है। अब क्या है, जब सरकार बनाने का दावा पॉलिटिकल पार्टी ही जाके करती है, उसमें गवर्नर का रोल नहीं है, गवर्नर फोन भी नहीं करते कहीं उसको इनिशिएटिव लेना। अब क्या आता है तो भाई, जो बड़ी पार्टी होती है, नहीं, जो अभी उन्होंने बताया, एक सेकंड की आप 4 उस पे भी- प्रक्रियाएं मैं हैं उस कि पे भी बड़ी आ- पार्टी, नहीं, मैं उस पे भी आ प्री पोल जाता अलायंस, सिंगल लार्जेस्ट पोस्ट पोल अलायंस। अगर तो सारे ये- पॉलिटिकल हाँ, प्रोसेस में ये लोग चुप्पी साध लेते हैं कि कोई निर्णय नहीं ले रहे, 3-4 दिन 5 दिन निकल गए, तब राज्यपाल एक ही मैसेज देता है कि हर पार्टी अपना अपना लीडर चुने। जैसे यहां 4 पॉलिटिकल पार्टियां थी, पहली थी कांग्रेस, दूसरी बीजेपी, तीसरी आपकी एमजीपी, गोवा, हाँ, और ठीक चौथी वो आपकी गोवा वाली, जी, उनको लीडर कहते हैं। तब वो पहली जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाते कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, मैं आपकी सरकार बनाने जा रहा हूं। उसके बाद सेकंड पार्टी को, उसके बाद थर्ड पार्टी फ्रेम को। भी होता है सर संविधान में कि रिजल्ट निकलने के इतने घंटे के भीतर आपको दौड़ नहीं, के कुछ नहीं, ये राजभवन कोई जाना है। नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं कोई नहीं है। नहीं है। आप जल्द से जल्द जाइए, खत्म जल्द बात से है। जल्द जाइए, वो जल्द से 24 जल्द घंटा जाइए। या पूरी सरकार रात। देखिए, जैसे ही सरकार हारी, नई सरकार, जैसे पुराने चीफ मिनिस्टर ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया, उसको यही कहा जाता है कि जब तक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है आप बने काम रहिए। करोगे, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकता। Right, ठीक। लेकिन सरकार होना जरूरी है, बस यही है कॉन्स्टिट्यूशन में। और गवर्नर का यही रोल है कि सरकार आ जाए।